बाद विद्यार्थियों हिंदी अध्ययन शाला में आप लोगों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिंदी अध्ययन में पठन सामग्री लेकर अध्ययन के लिए उपस्थित हुए होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को यहीं पर रोकें, पहले पठन सामग्री लाएं, उसके बाद अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 3 समास शीर्षक के अंतर्गत परीक्षण प्रश्न पत्र को करेंगे। उससे पहले पिछली पाठ योजना में जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली पाठ योजना में आपको ये 3 प्रश्न दिए गए थे। उनमें से पहला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर लिखा होगा और मुझे उम्मीद है कि उत्तर सही होगा। यदि कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करें। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और सारा समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण, दशानन, दश धन आनन। दूसरा प्रश्न है, नीलकंठ, चंद्रशेखर, मंदगति और पंचानन का समास विग्रह करो। नीलकंठ, चंद्रशेखर, मंदगति और पंचानन का समास विग्रह करना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर लिखने में 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ समस्त पद लिख दीजिए, दूसरी तरफ समास विग्रह लिख दीजिए। और समस्त पद की तरफ समस्त पद के जो शब्द दिए हुए हैं उन्हें लिख लेंगे, जैसे नीलकंठ, चंद्रशेखर, मंदगति, पंचानन। और उनके सामने ही समास विग्रह कॉलम में इन शब्दों का समास विग्रह कर देंगे। तो नीलकंठ का समास विग्रह है, नीला है कंठ जिसका। चंद्रशेखर का समास विग्रह है, चंद्र है शिखर पर जिसके। मंदगति, मंद है गति जिसकी। पंचानन, 5 हैं आनन जिसके। ठीक। अब तीसरा प्रश्न है, पीतांबर कर्मधारय समास का उदाहरण है या बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? समझा कर लिखो। विद्यार्थियों ध्यान दें, पीतांबर दोनों ही समास का उदाहरण होगा। अब ये दोनों समास का उदाहरण कैसे होगा, इसके लिए यहां पर कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों पर ध्यान देना होगा। यदि उन नियम और शर्तों को पूरा कर रहा है तो वह दोनों ही समास का उदाहरण हो सकता है। कैसे? तो देखिए, पीतांबर, पीत है अंबर, इसका मतलब हो गया पीला कपड़ा। पीत है अंबर, इसका मतलब पीला कपड़ा। अब पीला कपड़ा में पीला शब्द विशेषण है और कपड़ा विशेष से है। तो यहां पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से है। विद्यार्थियों,
यह परिभाषा कर्मधारय समास की होती है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। तो अब यहां पर पीतांबर शब्द दिया हुआ है, तो पीतांबर का मतलब यदि पीत है अंबर यानी पीला कपड़ा से लगाया जा रहा है तो फिर यह कर्मधारय समास होगा। और यदि पीतांबर पीत हैं अंबर जिसके, यदि यह अर्थ लगाया जा रहा है तो इसका मतलब है पीले हैं कपड़े जिसके, अर्थात कृष्ण। तो यदि केवल पीला कपड़ा कहा जा रहा है तो कर्मधारय समास है। यदि कहा जा रहा है कि पीले हैं कपड़े जिसके, तो यह किसी अन्य की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है। तो यहां पर पीले कपड़े किसी अन्य की ओर संकेत कर रहे हैं। तो अब यह परिभाषा किसकी होती है? जहां कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य विशेषण, किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अतः इस स्थिति में पीतांबर बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहा जाएगा। ठीक है। तो मेरे विचार में आप लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को समझ लिया है। अब आप इसे लिख सकते हैं। पीतांबर दोनों ही समास का उदाहरण होगा। इसके लिए निम्न नियमों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। पहला नियम, पीतांबर पीत है अंबर यानी पीला कपड़ा। यहां पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य है। यह परिभाषा कर्मधारय समास की होती है, अतः यहां कर्मधारय समास होगा। दूसरा नियम, पीतांबर पीत है अंबर जिसके या पीले हैं कपड़े जिसके, अर्थात कृष्ण। यहां पर पीले कपड़े किसी अन्य यानी कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं। जहां कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अतः यहां बहुव्रीहि समास है। ठीक है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये पिछली पाठ योजना में दिए गए प्रश्नों के उत्तर थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसी प्रकार से लिखा होगा। यदि ऐसे नहीं लिखा है, कहीं पर भी आप उत्तर में संदेह लग रहा है, त्रुटि लग रही है, तो उसे कृपया जरूर सुधार लें। आइए अब हम लोग पुनरावृत्ति अध्ययन की ओर चलते हैं। पुनरावृत्ति अध्ययन में ध्यान दीजिए, हम लोगों ने समास पाठ के अंतर्गत समास पढ़े हैं और समास का जो पहला भेद है अव्ययी भाव समास, क्या होता है वह एक बार फिर से सभी समास के परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान व अव्यय होता है वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आप लोगों ने अव्ययी भाव समास की यही परिभाषा लिखी थी, यही परिभाषा पढ़ी थी और यही समझा था। एक बार फिर से इसको दोहरा लें। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। अब तत्पुरुष समास के भेद, तो तत्पुरुष समास के कारक के अनुसार जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार आप लोगों ने कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद पढ़े थे। विद्यार्थियों, आप लोगों ने कारक के अनुसार जो तत्पुरुष समास के भेद पढ़े, उनके अलावा कुछ अन्य भेद भी आपने पढ़े थे, उपभेद भी पढ़े थे। उनमें था अलुक तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, कर्मधारय समास और
द्विगु समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके पदों में विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेषण तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है। यह कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। विद्यार्थियों, यहां पर द्विगु समास की वर्तनी गलत लिखी हुई है। तो आप लोगों ने पिछले पाठ्य योजनाओं में द्विगु समास की वर्तनी को लिखा है, पढ़ा है, तो सुधार कर लीजिएगा। यहां पर द्विगु समास की वर्तनी गलत है। दा के साथ में हलंत युक्त वा का प्रयोग भी होगा, जो यहां पर नहीं है। ठीक है, ये यहां पर सीधे सीधे द्विगु समास लिखा है, जबकि होता है द्विगु समास। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। अगला द्वंद्व समास। समास के दोनों पद प्रधान और दोनों पद संज्ञा होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद संज्ञा होते हैं। इनका विग्रह करने पर, यानी विग्रह करने का मतलब, जब द्वंद्व समास के समस्त पदों का हम समास विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर और, अथवा, या इन शब्दों का प्रयोग होता है और योजक चिन्ह को हटा करके और, अथवा, या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के तीन भेद भी होते हैं। पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा भेद है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? और शब्द का लोप करके समस्त पद बनता है। वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है? यहां पर या, अथवा शब्दों का लोप करके समस्त पद बनता है। समाहार द्वंद्व क्या होता है? समाहार द्वंद्व में समस्त पद जिस अर्थ के लिए बताया जा रहा है, वो केवल उस अर्थ के लिए नहीं प्रयोग होता है, बल्कि अन्य अर्थों के लिए भी, अतिरिक्त अर्थों के लिए भी प्रयोग होता है। तो ये समाहार द्वंद्व होता है। ठीक है। अब बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और सारा समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसका जो समस्त पद होता है वह किसी अन्य के विशेषण के लिए ही प्रयोग होता है। तो यह बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, इस प्रकार से समास का पुनरावृत्ति अध्ययन भी समाप्त हुआ। अब हम लोग परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र को आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न और उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर के क्रम में लिखेंगे। प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है। प्रश्न की हेडिंग भी लिखना है, उत्तर की हेडिंग भी लिखना है। प्रश्न का जो निर्देश है उसे भी लिखना है। आधा अधूरा कार्य ना करें, जल्दबाजी में ना करें। बहुत ही अच्छे ढंग से जिस प्रकार से नोटबुक लिखी जाती है, उस तरीके को प्रयोग करते हुए नोटबुक को लिखेंगे। जल्दबाजी में काम को निपटा देना है, इस स्थिति से नहीं लिखेंगे। ठीक है। और एक बात और, परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र में आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आप
किसी भी प्रकार में किसी की सहायता नहीं लेंगे। ईमानदारी के साथ आपको जो उत्तर मालूम है वो उत्तर लिखें। यदि आपको कहीं पर किसी प्रश्न के उत्तर में संदेह है या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो चीटिंग ना करें। बिना चीटिंग किए आप लोग इस अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करें। इसके बाद जब आप लोगों को हमारे द्वारा उत्तर बताए जाएं तब आप उत्तरों का मिलान कर लीजिए और फिर आप देखिए कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही लिखे और कितने गलत लिखे। इस प्रकार से आप स्वयं अपने आप को मूल्यांकित कर सकते हैं कि आपने जब अपना मूल्यांकन किया तो आपने इस पाठ में कितना सीखा और कितने प्रतिशत आपको अंक मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र के उत्तरों को लिखेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित के समस्त पद लिखो। यहां पर का से चा तक शब्द समूह दिए हुए हैं, तो इन सभी का आपको समस्त पद लिखना है। समास की प्रक्रिया करके समस्त पद लिखना है। तो ठीक है, का नंबर दिया है, खगों का ईश है जो अर्थात गरुण। खा नंबर है, धन और दौलत। गा नंबर, नवरात्रियों का समूह। घा नंबर, कमल के समान चरण। अंगा नंबर, पीला है जो सागर। चा नंबर, सुख को प्रदान करने वाला। इस प्रकार ये पहला प्रश्न था, का से चा तक प्रश्न। इन सभी के आपको समस्त पद लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करो। यहां पर समस्त पद दिए हुए हैं का से 4 नंबर तक। इन सभी समस्त पदों का हमें समास विग्रह करके लिखना है। तो पहला समस्त पद है ज्ञान सागर, दूसरा है घनश्याम, तीसरा है भरपेट, चौथा है परलोक गमन, पांचवा है कन्या विद्यालय और छठवां है शास्त्र में निपुण। ठीक है, इनका समास विग्रह करना है। निम्नलिखित में समास का नाम बताओ। तीसरा प्रश्न है, यहां पर इन शब्दों को देखना है और इनमें कौन सा समास है उसका नाम हमें बताना है। का नंबर है चतुर्भुज, खा नंबर लंगड़ा लूला, गा नंबर चारपाई और घा नंबर जलमग्न, अंगा नंबर यथाशक्ति, चा नंबर अप्रिय। तो इस प्रकार से ये का से चा तक ये शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों का हमें, इन शब्दों में कौन सा समास है, समास का नाम बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। का नंबर का से चा तक प्रश्न यहां पर भी दिए हैं। का नंबर प्रश्न है, किस समास में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है। खा नंबर, किस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। गा नंबर, किस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। घा नंबर, जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं। अंगा नंबर, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। 4 नंबर, राम के राज्य जैसा राज्य के लिए समस्त पद लिखो। तो इस प्रकार चौथे प्रश्न के लिए यह का से चा तक प्रश्न है। इनके प्रश्न और उत्तर आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। पांचवा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। का नंबर प्रश्न है, प्रधान पद या खंड किसे कहते हैं। प्रधान पद या प्रधान खंड किसे कहते हैं।
घ नंबर प्रश्न है, घनश्याम समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग लिखो। यानी घनश्याम समस्त पद का शब्द है, इसमें उत्तर पद और पूर्व पद कौन कौन है वो आपको लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। परसर्ग किसे कहते हैं? और घ नंबर प्रश्न है, नई तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? अंगा नंबर, या अथवा, यह शब्द और अथवा शब्द के लोप होने से बनने वाला समस्त पद क्या कहलाता है? यानी जहां पर या अथवा ऐसे शब्दों का लोप होता है और समस्त पद बनता है तो हम उसे कौन सा समास कहते हैं, ये आपको लिखना है। 4 नंबर, किस समास का प्रथम पद प्रधान व अव्यय होता है? कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी व्याकरण के नोटबुक में पूरे वाक्य में लिखना है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। और अब इसी के साथ आज का अध्ययन क्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगली पाठ योजना के साथ। नमस्कार।